हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। बस मैंने आपके ऑलरेडी 2 से 3 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपने अभी तक इन वीडियोज को नहीं देखा तो फटाफट जाकर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने पक्के हैं। अब आज की इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके चांसेस सबसे ज्यादा है इस बार के एग्जाम में आने के। तो मैं आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब नहीं करूंगा, फटाफट आके क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है केस स्टडी पे, जो बेसिकली आपके किस पे है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे। केस स्टडी में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो पहले टेबल में देख लो क्या क्या दिया हुआ है। टेबल में आपके 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। 3 कौन कौन जो ऑब्जर्वेशन है ध्यान देना। 1 जिसमें पहले लिखा हुआ है कंसंट्रेशन आपकी इलेक्ट्रोलाइट की, देन उसकी कंडक्टिविटी लिखी हुई है, उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी लिखी हुई है। इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा, ऐसे ही सेकंड में, ऐसे ही थर्ड में। अब यहां देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। पहला आपसे पूछा जा रहा है व्हाई डज कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। तो आप यहां पे बताओगे, रीजन दोगे। क्या रीजन दोगे कि द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ये बात आपको भी पता है, कंडक्टिविटी की एग्जैक्टली डेफिनेशन ही यही होती है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितने भी आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उन्हीं की कंडक्टिंग पावर को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो जब डाइल्यूशन करोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में आपका क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे। नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो आपकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इतनी बात समझ आ रही है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है आपकी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है, केसीएल की। कितने वाले सॉल्यूशन की, 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 मोलर केसीएल। 0.01 मोलर केसीएल कौन सा है, थर्ड ऑब्जर्वेशन आपकी। इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, 141 है। अब आप यहां बहुत अच्छे से ध्यान देना, यहां पे आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखा है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ये इक्वल होता है किसके, लैम्डा एम सी अपान में लैम्डा एम 0, मतलब रेशियो होता है किसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी एट सी कंसेंट्रेशन। ठीक है, इन दोनों का रेशियो। तो एक वैल्यू आपको 150 दे रखी है, आपको यहां क्वेश्चन से उठाना है का 141। इतनी बात समझ आई। ये आपकी हो जाएगी क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन सी या एट कंसेंट्रेशन 0.01। तो बस फटाफट फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो। क्या लगाओगे, अल्फा इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो, और फॉर्मूले के बाद आप फटाफट यहां पे लगा दो क्या, 141 अपान में 150, ये आपका आ गया 0.94। इतनी बात समझ आई। चलो यहां देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ राहुल हैड यूज्ड HCl इंस्टेड ऑफ KCl देन व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज टू बी मोर और लेस देन दोज पर KCl फॉर अ गिवन कंसेंट्रेशन, जस्टिफाई। तो कह रहा है अगर उसने क्या किया, HCl यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ KCl, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू जो होंगी वो बढ़ेंगी या कम होंगी, तो बढ़ेगी। पता है क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो मोबिलिटी होती है H+ आयन की वो K+ आयन से ज्यादा होती है। अच्छा, मोबिलिटी से भी आपकी क्या होती है, यहाँ पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, क्योंकि आयन जितना स्पीड मूव करेगा ना आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में, सॉल्यूशन में, उतना फास्ट उसकी क्या होगी, मोबिलिटी होगी। उतना फास्ट मोबिलिटी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी साइज पे डिपेंड करती है। आपकी H+ आयन की साइज बहुत छोटी होती है, इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। इसकी साइज इससे बड़ी होती है, इसकी मोबिलिटी कम होगी। इस वजह से आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और बढ़ेगी क्यों, क्योंकि इसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है K+ से। क्लियर हो सारे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसी में एक क्वेश्चन था, अमित अ क्लासमेट ऑफ राहुल repeated the same experiment with CH3COS solution instead of KCl solution. Give one point that would be similar and one that would be different his observation as compared to Rahul. इतनी बात समझना है। यहाँ पे ये कह रहा है अगर क्या करे, KCl की जगह पे CH3COH यूज कर ले, तो यहाँ पे जो आपकी क्या होगी, कंडक्टिविटी या ऑब्जर्वेशन होगी वो चेंज होगी या कुछ और। तो पहली बात तो सिमिलरिटी ध्यान देना,
सिमिलरिटी तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों का डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये कंसेप्ट बहुत कंफ्यूज करता है। कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करती है डाइल्यूशन पे और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है, क्लियर हो सारे। और ये कंसेप्ट बहुत बेसिक है, कंडक्टिविटी डेफिनेशन से निकाल लेना, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करती है, आयंस डिक्रीज करते हैं, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी आपका होता है K इंटू में V वॉल्यूम, और वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर हो, चलो। तो सिमिलरिटी, डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। डिफरेंस क्या होता है, KCl का जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, और जबकि CH3COOH के मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू इंक्रीज करती है। लेकिन हम यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, नहीं फाइंड कर सकते। किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि आपने ग्राफ देखा होगा बेसिकली, वीक वाले में ऐसे ग्राफ मिलता है आपको। जब आप आते हो लिमिटिंग निकालने के लिए ना, तो ये कभी वाई एक्सिस को कट करता ही नहीं है, टच ही नहीं करता, जबकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो तो ये कट करता है। इतनी बात समझ आ रही। तो यहाँ पे ये आपका क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तो मिल जाती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं मिलती। आप जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कभी भी जीरो कंसंट्रेशन पे आपको एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी मिलेगी ही नहीं वीक वाले के लिए। क्लियर हो, चलो ये डिफरेंस लिखना था आपको। अगली केस स्टडी क्या है, अगली केस स्टडी आपकी सेल पे है। कौन से सेल, आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, हाउ डू प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज। तो रीजन ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या लिखोगे कि प्राइमरी बैटरी जो होती है वो रिचार्जेबल नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो भी रिएक्शन एक बार टेक प्लेस करती है उसे हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे एल्कलाइन बैटरी, ठीक है, जिसमें जिंक आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन में जाता है, और जो मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है आपका वो क्या होता है, रिडक्शन। और एक बार रिएक्टेंट अगर आपका एग्जॉस्ट हो जाता है तो बैटरी डेड हो जाती है। ठीक है, वहीं पे अगर आपका क्या करोगे, सेकेंडरी बैटरी की बात करोगे तो इनकी बैटरीज रिचार्जेबल होती हैं। जैसे एग्जांपल में लेड एसिड बैटरी, ठीक है, ये बैटरी जो होती हैं इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, जो क्या करती हैं, रिचार्ज हो जाती हैं, यानी करंट फ्लो करने पे। इस वजह से ये बेसिक डिफरेंस है, यही लिखना है आपको। क्लियर हो सारे, चलो दूसरा क्वेश्चन देखना। The cell potential of mercury cell is 1.35 volt and remain constant during its life. Give reason. तो ये जो आपका क्या है, यहाँ पे जो आपका सेल पोटेंशियल है मरकरी सेल का वो हमेशा फिक्स रहता है। तो ये रीजन आप ऐसे दोगे क्या, कि सेल द कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल इज ड्यू टू द फैक्ट दैट overall reaction does not involve any ion in the solution whose concentration can change during the cell life। कह रहा है इसकी पूरी केमिकल रिएक्शन में कहीं कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता जिससे उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। और जब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये क्या करेगा, पूरी लाइफ जो आपका यहाँ पे क्या होगा, मतलब लाइक सेल पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 1.3 वोल्ट। इतनी बात समझ आई। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे सी क्वेश्चन क्या है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। अगर यहाँ पे आपसे ओवरऑल रिएक्शन की बात कह रहा है तो ध्यान रखना ये चीजें याद रखना पड़ेगा आपको और यही लिखना है 2 नंबर में अगर आता है तो क्या लिखोगे। यहाँ पे ध्यान देना कि अगर यहाँ पे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कह रहे हो तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज ये क्या होता है, लेड ऑक्साइड H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, PbSO4। बस केवल चेंज क्या होता है वो केयरफुली ऑब्जर्व करना। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, +2 में। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी यहाँ पे +2 में। अच्छा यहाँ ध्यान देना कैथोड रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे PbSO4 है ना, +2 से क्या हो रहा है 0 में। एनोड रिएक्शन क्या हो रही है, PbSO4 है ना, ये क्लब कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Pb4+ में। तो ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पे डिस्चार्ज। क्लियर हो, आपसे यही पूछ रहा था ना कि लेड स्टोरेज बैटरी का जो क्या होता है, रिचार्ज होता है, वो आप कैसे बताओगे, तो ध्यान रखना। क्लियर हो। अच्छा यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि राइट द एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल ओवर द गैल्वेनिक सेल।
अगर फ्यूल सेल का गैल्वेनिक सेल के साथ आप क्या बताओगे, एडवांटेज बताओगे, तो क्या लिखोगे, फ्यूल सेल आर मोर एफिशिएंट बिकॉज दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट द नीड फॉर द मैकेनिकल प्रोसेस मेकिंग देम मोर एफिशिएंट कंपेयर टू देम पावर जनरेशन। अच्छा, कहने का मतलब यही है कि सबसे एफिशिएंट काम तो ये है कि यहाँ पे जो आपकी क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है, डायरेक्टली कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। और दूसरी बात कि बहुत एफिशिएंट काम करता है ये थर्मल पावर जनरेशन में। और दूसरा क्या है, फ्यूल सेल पोल्यूशन फ्री होता है, इसके जो प्रोड्यूस होते हैं वो जनरली क्या होता है, वाटर और हीट होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स। बाकी बैटरीज वगैरह में या पावर सोर्सेज में हार्मफुल गैसेज वगैरह रिलीज होती हैं, फॉर एग्जांपल CO2 जैसी, ठीक है। तो ये एडवांटेज है आपके किसके, फ्यूल सेल का। क्लियर है, चलो ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है आपका, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस। क्या दे रखा है आपको, कंडक्टिविटी K दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, यानी लैम्डा m एट C कंसेंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। दो चीजें पूछ रहा है आपको, यहाँ पे K+ की मोलर कंडक्टिंग पावर दे रखा है और Cl- की। बहुत बेसिक सा काम है, क्या करोगे ध्यान देना। देखो ये करना, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, फॉर्मूला लगा देना, लैम्डा m इक्वल टू K/C। यहाँ ध्यान रखना 1000 लगा देना, क्योंकि आपका यहाँ पे मोल पर लीटर में यूज करोगे कंसेंट्रेशन, मोलरिटी, ठीक है। K और C दे रखा है, आप यहाँ 1000 लगा देना, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिंग वैल्यू। आपको क्या चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन C और मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन 0। अब ये निकालना है, तो आपको पता ही है यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन, क्या क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकलेगा, यानी 0 कंसेंट्रेशन पे, वो इंडिविजुअली आयन का दे रखा था ना, तो कोलराउस लॉ वाली इक्वेशन लगाओगे और इक्वेशन लगा के यहाँ पे दोनों का सम कर दोगे, तो ये आपका मिल गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, KCl का। KCl का मिल गया, अब तो अल्फा निकाल लो। अल्फा आपने मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन C तो निकाला ही है, उसे ऊपर रख दो, डिनोमिनेटर में आप ये रख दो, रखने के बाद सॉल्व कर लेना, ये आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। EMF कैलकुलेट करना है, और अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, EMF कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे E0 आपका किसका दे रखा है, कैडमियम का, और E0 दे रखा है जिंक का। और ध्यान रखना है यहाँ पे कंसेंट्रेशन दोनों की अलग अलग दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करोगे, आ जाओ। EMF निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लेना, E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N और ln Q। Q क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट होता है, तो आप यहां लगा दो। अब पहले तो जानते हो E0 क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड, तो आपको वहां जिंक और कैडमियम दे ही रखा है, तो आप यहाँ पे सीधे क्या निकाल लेना, E0 निकाल लेना। Q कैसे निकालोगे, तो Q ऐसे निकालोगे, इतनी बात समझ आई। चलो ये निकाल के इसके बाद अब यहाँ पे क्या करोगे, जिंक की कंसेंट्रेशन, कैडमियम की कंसेंट्रेशन निकाल के क्या निकाल लोगे, Q निकाल दोगे। नष्ट इक्वेशन लगा दो, नष्ट इक्वेशन लगा दोगे, E0 आपको पता ही है, बाकी फॉर्मूले पे, ठीक है, फॉर्मूला लगा दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, EMF मिल जाएगा, E सेल मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलो इसमें एक क्वेश्चन और था, वो ध्यान देना, स्टेट फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हाउ विल द pH ऑफ aqueous solution NaCl be affected when it is electrolyzed। तो कह रहा है पहले तो इसका सेकंड लॉ बता दो, और फिर बताओ कि NaCl को अगर इलेक्ट्रोलाइज्ड करोगे तो कैसे अफेक्ट पड़ेगा इसका एक्वस में। तो पहले तो ये ध्यान देना, क्या, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कहोगे कि फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो क्या है कि मास ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated at electrolyte is directly proportional to the quantity of the directly passed through the electrolyte। इतनी बात समझ आ रही। चलो ध्यान देना, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में ये तो लॉ लिख देना, स्टेटमेंट याद कर लेना, और यहाँ पे देखो एक्वस सॉल्यूशन में NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो एनोड और कैथोड पे होता क्या है एग्जैक्टली, तो ध्यान रखना एट एनोड क्या होता है, एनोड पे Cl माइनस डिस्चार्ज होगा किसमें, Cl2 में, ठीक है, क्लोरीन गैस बनेगी यहाँ पे। और यहाँ ध्यान देना, जब क्लोरीन गैस बनेगी तो यहाँ पे क्या होगा, pH आपका
कम होगा और पीएच कम होगा तो कैसा होगा, एसिडिक होगा। अच्छा, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे H2O आपका ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ पे क्या बनता है, H2 बनता है और OH आयन बनते हैं, यहाँ पे OH आयन बनते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सॉल्यूशन नियर द कैथोड बिकम मोर एल्कलाइन, यानी पीएच आपका कैसा होगा, इंक्रीज कर जाएगा, पीएच इंक्रीज कर जाएगा। तो ओवरऑल आप यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या चेंज आता है, तो एट एनोड पीएच डिक्रीज करता है मतलब एसिडिक होगा, और एट कैथोड पीएच आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है मतलब बेसिक होगा। इतनी बात समझ आई। तो ओवरऑल सॉल्यूशन में आपका डिपेंड करता है कि एनोड के नीचे क्या है और कैथोड के नीचे, दोनों जगह आपकी क्या होती है, कंसंट्रेशन अलग अलग है ना, रिएक्शन अलग अलग, इस वजह से दोनों जगह पीएच की वैल्यू अलग होती है। तो एसिडिक और बेसिक इस तरह से डिसाइड करोगे। क्लियर हो? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लॉग के सी, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। ये पता करना है आपको। यहाँ पे कुछ चीजें गिवन है आपकी, जैसे कि एक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे ई नॉट एफ के लिए दे रखा है, ई नॉट ए जी के लिए दे रखा है। अब यहाँ ध्यान देना, तो पहले तो क्या निकालोगे, डेल्टा जी नॉट निकालना है और कैसे निकालना है। तो पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, फिर कहोगे फॉर्मूला लगा देना, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई सेल, यानी मैक्सिमम यूजफुल वर्क, यही ना, ध्यान रखना। तो डेल्टा जी के लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस रिएक्शन में कितना मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है ना, तो आप एन की वैल्यू 2 लगा दोगे। ई सेल आपने निकाला ही है, ई नॉट सेल, और एफ आपका फैराडे होता है 96500, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, यहां से डेल्टा जी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, केसी चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगा लेना, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, ठीक है। अब केसी की वैल्यू यहां से निकाल देना, केसी की वैल्यू निकालोगे तो ये निकल जाएगा। इतनी बात समझ आई, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सारी वैल्यूज रख देना और रखने के बाद सॉल्व कर लेना, आपका यहां से क्या निकल जाएगा, केसी निकल जाएगा। क्लियर हो? चलो डेल्टा जी और केसी निकल गया। अब यहाँ पे एक चीज और पूछा है आपसे, क्या पूछा है क्वेश्चन में, राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। अब फ्यूल सेल का एडवांटेज पूछा है, तो फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या बताओगे, हायर एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये भी आपको अच्छे से पता है। हायर एफिशिएंसी में ये सबसे ज्यादा क्या करता है, कम वेस्ट करता है आपके फ्यूल को, यानी मैक्सिमम ये कन्वर्ट करता है किसमें, आपके एनर्जी में। और दूसरी बात एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट्स वाटर और हीट है, यानी कोई टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज नहीं होते हैं, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज में ऐसा होता है। क्लियर हो इतनी बात? चलो एक क्वेश्चन आपका यहां से और पूछा हुआ है, क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O टू O2। अगर आपसे यहां पूछा है कि कितने फैराडे रिक्वायर्ड होते हैं 1 मोल H2O को अगर आपको क्या करना हो, ऑक्सीडाइज करना हो O2 में, तो सीधे रिएक्शन पे आ जाओ। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे एक बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए कि 2 मोल H2O को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, रिलीज होते हैं। 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली आपको कितना फैराडे चाहिए, 4 फैराडे चाहिए। समझ गए? ठीक है, जितना मोल इलेक्ट्रॉन उतना मोल उतना फैराडे आपको चार्ज चाहिए। क्लियर हो? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, when a certain conductivity cell was filled with 0.05 molar KCl solution, it has a resistance of 100 ohm at 25 डिग्री सेल्सियस। पता है इंफॉर्मेशन से क्या मिल जाएगा आपको, कह रहा है कि एक सेल है जो इस तरह की इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ है, कंसंट्रेशन पता है उसका, क्या पता है, रेजिस्टेंस पता है। तो जब रेजिस्टेंस पता हो ना तो क्या पता चल जाता है, कंडक्टेंस पता चल जाता है, और कंसंट्रेशन पता है। ठीक है, कंसंट्रेशन पता है आपको, यहाँ पे कंडक्टेंस पता है आपको। ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी क्या होती है, G इंटू जी स्टार, ये निकाल सकते हो ना, क्योंकि कंडक्टिविटी तो इसकी दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है। तो आप यहां से क्या निकालो, सेल कांस्टेंट, जो क्या होता है L/A। तो सेल कांस्टेंट अगर मिल जाएगा तो जब उसी सेल में आप इलेक्ट्रोलाइट बदलोगे तो उसके लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू तो बदलेगी नहीं, तो पहले तो सेल कांस्टेंट निकाल दिया ना। इतनी बात समझ आई? फिर इसने पूछा है कि एक इलेक्ट्रोलाइट 0.02 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन आप भर रहे हो उसमें, जिसका रेजिस्टेंस 90 ओम है, तो उसकी कंडक्टिविटी पता कर लो।
तो देखो क्या करोगे, पहले तो करना है यहाँ पे जैसा मैंने बताया, सेल कांस्टेंट निकाल लेना, सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। इसके बाद कंडक्टिविटी किसके लिए निकालना है, 0.02 मोलर AgNO3 के लिए। अगर ऐसा करना है तो यहाँ से कंडक्टिविटी निकाल लेना, कंडक्टिविटी निकल जाए तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेना। मोलर कंडक्टिविटी में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि कंसेंट्रेशन आप मोल पर लीटर यूज करते हो। इतनी बात समझ आई, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोलर CH3COH सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 100 ओम इफ द सेल कांस्टेंट दे रखा है सीधे, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, यानी मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की बतानी है। कुछ बेसिक बातें जानते हो, जैसे कंसेंट्रेशन दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, सेल कांस्टेंट दे रखा है, कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। देखो कैसे भाई, G इंटू जी स्टार होता है और G इक्वल टू क्या होता है, 1/R होता है, तो आप यहाँ 1/R यूज कर लो। सेल कांस्टेंट दिया है आपको, यहाँ पे क्या मिल गई, कंडक्टिविटी मिल गई। कंडक्टिविटी मिल गई तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल दो, K/C। हाँ यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। इतनी बात समझ आई, ठीक है, क्लियर हो सारे। चलो अगर ये आपको समझ आ गया तो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि स्टेट द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हाउ मच चार्ज in Faraday is required for reduction of 1 mole of MnO4 minus to Mn2। अच्छा एक बात ध्यान देना बहुत केयरफुली, MnO4 में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होती है, +7 होती है, +2 में आ रहा है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। यही कंसेप्ट लगाना, सारा काम हो जाएगा। बाकी फैराडे लॉ स्टेट करना है तो वो तो लिख देना, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख देना कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। the equation is this, m equal to ZIT। अब यहाँ पे चीजें लिख देना, m क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम है। यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो जैसा मैंने बताया, चेंज होने में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का, तो आप सीधे लिख देना कितना, 5 फैराडे। 5 फैराडे लिखोगे तो 1 फैराडे होता है 96500, लगा के कैलकुलेट कर देना। समझ गए, ये बेसिक सा आंसर होगा। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और है, बी वाले पार्ट में क्या है, देखो कंडक्टिविटी आप 0.0025 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 5.25 into 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज 390 साइमन सेंटीमीटर -2 मोल इनवर्स। अगर ऐसा है तो ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन करना है ना, तो बेसिक सा तो क्वेश्चन है, क्या करना है, देखो इतना करना है आपको, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, K/C होती है, इंटू में 1000 कर देना। अब यही करना है ना, रख दो वैल्यूज। आपको क्या पता है, K की वैल्यू दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है, यहां से आपका क्या निकल गया, आपका मोलर कंडक्टिविटी निकल गई। आपको क्या बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन C और मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन 0, दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास है, यहां से ये निकल गया। क्लियर हो सारे। चलो अब एक चीज यहां पे और पूछा हुआ है आपसे, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, राइट द एनोड कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। अगर ओवरऑल रिएक्शन आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे तो क्या लिखोगे, देखो अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है आपको तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे लेड सरफेस में यानी +2 में, 0 से कहां पे +2 में ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे होता है रिडक्शन, ये कितना होता है, +4 होता है। +4 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो ये लिख देना, ओवरऑल रिएक्शन Pb + PbO2 2H2SO4, ये बन जाएगा PbSO4 और 2H2। ठीक है, क्लियर हो, इतनी बात समझ आई। दिस इज द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज, इसी का उल्टा कर देना, रिचार्ज हो जाएगा। क्लियर हो, चलो अगर ये बात समझ आई तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। डिफाइन फ्यूल सेल एंड राइट इट्स टू एडवांटेज। अगर फ्यूल सेल को डिफाइन करना है तो एक लाइन लिखना, क्या लिखोगे, गैल्वेनिक सेल दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबंशन ऑफ फ्यूल डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एडवांटेज लिखना है तो मोर एफिशिएंट, पॉल्यूशन फ्री। समझ गए, ठीक है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, क्या कह रहा है, इन आर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिवन बिलो प्रेडिक्ट व्हिच इज द बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ द आयरन टू प्रिवेंट द कोरोजन एंड वाई। कह रहा है यहाँ पे
किसके कौन सी चीज इसमें से आप सरफेस आयरन के कोट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या देखते हैं, सरफेस पे कोट कर रहे हो तो वो एनोड बनता है। क्या करोगे, यहाँ पे कह रहा है एक्स इज बेटर, एक्स कैसे देख रहा है भाई, एक्स बेटर देख रहा है, तो आप एक्स बेटर देख रहे हो तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -2.36 वोल्ट है। तो कहोगे ड्यू टू हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन देन एक्स, आयरन विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज। इतनी बात समझ आई। आप यहां पे क्या करोगे, ड्यू टू हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन देन एक्स, आयरन विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज। क्लियर है, इसलिए यहां पे आपका क्या है, एक्स ब्रेटर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो अगला ध्यान देना, केस स्टडी आपकी 9 है। 9 क्या है, 9 में आपसे यहाँ पे फिर से कुछ बातें पूछी गई हैं, किस पे, सेल पे। जैसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन द गैल्वेनिक सेल, सबको पता होगा, लेकिन लिख लेना, कैसे लिखोगे, थोड़ा डिटेल में लिखना। क्या लिखोगे कि साल्ट ब्रिज अलाउ द फ्लो ऑफ आयन बिटवीन द टू हाफ सेल विच मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। पहला काम तो यही होता है, ये क्या करता है, दो हाफ सेल को ज्वाइन करता है और साथ साथ क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। हाँ, बिना आपके साल्ट ब्रिज के एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या है, पॉसिबल नहीं है। वैसे तो ये क्या होता है, आप यहां ध्यान से लिख लेना, ये बेसिकली आपका क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यू कराता है, चीजें करता है, और एक क्या करता है, जो वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ना, उस रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करता है। कैसे करता है, वैसे इसका फंक्शन थोड़ा सा मैं बताऊंगा तो बड़ा हो जाएगा, ध्यान देना। क्या करता है, जैसे आपकी क्या होती है, सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पे जो भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एनोड के पास से जो आयंस आपके एक्युमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं ना, उनको उन एनोड या कैथोड से क्या करता है, दूर करता है, ताकि जो एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो वो कंटिन्यू रहे बिना किसी रेजिस्टेंस के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखना। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, When does galvanic cell behave like an electrolytic cell? ये ऐसा कब करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। तो आप ये बता दोगे कि galvanic cell behave like an electrolytic cell when an external potential greater than the EMF of the cell is applied to the system. This causes the reverse of the natural spontaneous reaction. In this situation, cell start to consume electrical energy rather than produce it. यानी एनोड आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चल रही थी गैल्वेनिक सेल में, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, वो जस्ट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। बात समझ आ रही है, जो डिपॉजिट हो रहा था वो आपका डिकम्पोज होने लगेगा, और जो डिकम्पोज हो रहा था वो डिपॉजिट होने लगेगा। क्लियर हो, इतनी बात समझ आई। चलो अच्छा, अगला है आपका, कैन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बी स्टोर्ड इन पॉट मेड अप ऑफ जिंक। अच्छा, अगर ऐसी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो सीधे यहाँ पे क्या निकालते हैं, ईएमएफ निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं यहाँ पे, ईएमएफ निकालते हैं, ई सेल निकालते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि क्या वो चीज हम उसमें रख सकते हैं या नहीं। रखने से एग्जैक्टली पता चलता है कि क्या वहां पे गैल्वेनिक सेल सेटअप तो नहीं हो रहा है, कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो नहीं टेक प्लेस कर रही है, तो निकाल के देख लो। चलो, अगर यहाँ आप निकाल के चेक करोगे इसे, तो क्या चेक करोगे, ई नॉट सेल चेक करोगे। ई नॉट सेल आपका क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर आप यहाँ ऐसा करोगे तो आपने यहाँ देखा कि सेल पोटेंशियल आपका आया 1.10 वोल्ट, यानी पॉजिटिव है। नेगेटिव आता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, यानी जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने लगेगा। अब इसमें अगर कॉपर के किसी भी चीज को रखोगे, जिंक के किसी भी चीज को रखोगे, ऑब्वियस सी बात है स्टोर करोगे, तो यहाँ पे परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिंक यहाँ पे क्या होने लगेगा, डिजॉल्व होने लगेगा, और कॉपर उसके सरफेस पे डिपॉजिट होने लगेगा। क्लियर हो, तो इसलिए इसमें रख नहीं सकते। तो हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सीधे ईएमएफ निकालते हैं। ईएमएफ पॉजिटिव होता है, इसका मतलब नहीं कर सकते, नेगेटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं टेक प्लेस करने वाली। क्लियर हो, चलो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, हाउ मच चार्ज इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू द फॉलोइंग। बहुत बेसिक सा है, कितना फैराडे चार्ज चाहिए, MnO4 +7 है ना, ये कितना है +2, कितने का चेंज आ रहा है, 5 का, 5 फैराडे चाहिए। H2O से O2, H2O से O2 कितना चाहिए भाई, देख लो बैलेंस करके क्या करोगे। देखो MnO4 वाले में तो कितना चाहिए, 5F चाहिए, और इसमें मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी ना, H2O से O2 में जाओगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसे लूज करना पड़ेगा, यानी 4 फैराडे चाहिए। समझ गए, क्लियर हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल 298 केल्विन।
ईएमएफ निकालना है ना, देखो कंसंट्रेशन दे रखी है और ई नॉट वैल्यूज दे रखी है, तो चलो फटाफट कैलकुलेट कर दो। क्या करोगे, ई सेल लगाओगे, ई नॉट सेल लगाओगे 0.05 और अपान में एन होता है, एन आप यहाँ चेक कर लोगे। वैसे जब बैलेंस करोगे रिएक्शन को जब यहाँ पे बैलेंस करोगे तो बहुत बेसिक ध्यान देना, एल्यूमिनियम 3+ है, निकल 2+ है, तो 3+ है यहाँ पे और ये 2+ है, दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा, यानी 6 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे आपके चेंज होंगे। तो एन की वैल्यू आप यूज करोगे कितनी, 6 यूज करोगे। क्लियर है, बाकी तो चीजें आप जानते हो, ई नॉट सेल की जगह कैथोड माइनस ई एनोड लगा लेना और यहाँ पे क्या लगा देना, कैथोड और एनोड की कंसेंट्रेशंस लगा देना। ठीक है, सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर मिल जाएगा। दूसरा ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिंग वैल्यू फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या कह सकते हो जीरो कंसेंट्रेशन। स्क्वायर रूट में जो आपका C है इसके अगेंस्ट आपको दिखाना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को। अच्छा ऐसा दिखाओगे, आपको पता है कि ये आपका क्या है, हगल-डिबाई इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन C, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A अंडर रूट में। इसे आपको प्लॉट करते हो जब, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में आपको यही स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी मोलर कंडक्टिंग वैल्यू मिल जाती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इनफाइनाइट को टच करती है, यानी एक एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इतनी बात समझ आई, तो यही आपको क्या करना है, ग्राफ में दिखाना था। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। बी वाले में मोलर कंडक्टिविटी आप NH4 और Cl- दे रखा था अलग अलग। ठीक है, क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी आप 0.1 मोलर NH4Cl कंडक्टिविटी भी दे रखा है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दो चीजें पूछा है, बाकी क्वेश्चंस में आपने किया है, तो आप बस यहाँ पे ध्यान रखना क्या करोगे। फिलहाल ये जो आपका यहाँ पे क्या था, सोल्यूशन था दूसरे वाले के लिए, वो आप इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि as seen from the curve it run parallel to the y-axis, so even on the extrapolation it will not intercept, hence molar conductivity at infinite dilution cannot be obtained। एक तो ये लिखना है। हाँ, इसकी बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपको इस सॉल्ट की पहले क्या निकाल लेना, मोलर कंडक्टिंग वैल्यू निकाल लेना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि NH4Cl है ना, दोनों आयन का सम करके। अच्छा, यहाँ पे फिर आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेना। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी, K अपान में C से, K अपान में C से, तो यहाँ पे वैल्यू रख देना, क्योंकि K की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है, ये कैलकुलेट हो जाएगी। और जब कैलकुलेट हो जाए तो आपको यहाँ पे निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन C और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो सारे। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, इसमें एक क्वेश्चन और था। क्या था क्वेश्चन, कि कैलकुलेट द हाफ सेल पोटेंशियल 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन। अब अगर आपसे यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, जिंक की कंसेंट्रेशन दे रखी है, ई नॉट जिंक की दे रखी है, ठीक है, और ये इक्वेशन है, और आपसे कह रहा है 298 केल्विन पे आप क्या निकाल दो, हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल दो, तो नस्ट इक्वेशन यूज करना। क्या करोगे यहाँ पे, नस्ट इक्वेशन यूज करोगे कि ई किसके लिए, EMF तो निकालोगे नहीं, हाफ सेल का पोटेंशियल है, तो हाफ सेल का पोटेंशियल E हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा माइनस का 0.059 अपान में N होता है, N की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि जिंक 2+ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और यहाँ पे हो जाएगा log 1 अपान में जिंक 2+। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। तो बस यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट कर देना। ई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, N की वैल्यू 2 है, और जिंक 2+ की कंसेंट्रेशन गिवन है। सारी वैल्यू रखने के बाद आप सिंप्लीफाई करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस ये कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आएगा आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो चलिए मेहनत से क्वेश्चंस करते रहिए, और मैं बाकी चैप्टर्स के भी जहां जहां आपको परेशानी आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में चैप्टर मेंशन कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।